आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में। क्या हाल चाल है आप लोगों के। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 और उसमें मैंने आपको काफी सारी बातें बताई थी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। उस आर्टिकल में एक आर्टिकल 246 है जिसके शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट का वर्णन किया हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो मुद्दे हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में वो मुद्दे हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी है जिस पर दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। अब सवाल ये आता है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई मुद्दा है और उस पर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना कानून बनाया है जो कि उस स्टेट में एप्लीकेबल रहेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना कानून बनाया जो पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में एप्लीकेबल रहेगा, और दोनों एक्ट में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट है, यानी एक एक्ट कुछ बात बोलता है, दूसरा एक्ट कुछ बात बोलता है, तो किस चीज को हम फॉलो करेंगे। अगर ऐसा मुद्दा आ गया तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एक्ट ही प्रिवेल करेगा उन बातों पर जहां पर वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यानी जहां पर मतभेद है स्टेट गवर्नमेंट वाले एक्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट वाले एक्ट को। दोनों का मतभेद अगर हो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है वो प्रिवेल करेगा। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एंट्री नंबर 82 है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो इनकम पर टैक्स लगा सकती है अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। टैक्सेस जो है, गवर्नमेंट के पास पैसा होता है, पैसा चाहिए होता है, पैसा जाता है, टैक्स के फॉर्म में जाता है, और उससे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, डिफेंस है, स्कूल्स हैं, रोड्स हैं, उन सब चीजों पर खर्चा करती है। टैक्स के 2 प्रकार मैंने आपको बताए थे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। यानी अगर किसी पर्सन पर टैक्स लगा है और वो उसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता, उसको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स। और जो टैक्स गुड्स और सर्विस पर लगता है और गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर लगता है, और सामने वाला इंसान जो है वो आगे बर्डन को शिफ्ट कर सकता है फाइनल कंज्यूमर को, और उससे पैसा लेकर वसूल करके टैक्स का गवर्नमेंट को दे सकता है, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यहां तक की बात आपको क्लियर थी। तो मैंने आपको बताया था कि जो इनकम टैक्स लॉ है वो बहुत बड़ा होता है। इनकम टैक्स एक्ट तो बस इसका एक छोटा सा पार्ट है। एक्ट बनता कैसे वो भी मैंने डिस्कस किया था। लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट साइन करते हैं और उसके बाद उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में, और नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि एक्ट कब से एप्लीकेबल रहेगा। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी, और ये भी जाना था कि इनकम टैक्स एक्ट में जो बहुत सारे सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ प्रोवाइजो भी होते हैं, एक्सप्लेनेशंस भी होती है। प्रोवाइजो का मतलब कि एक्सेप्शन, इससे हटकर कुछ है, एक्ट में बात लिखी गई है, एक सेक्शन में बात लिखी गई है, उससे विपरीत कोई बात अगर है, उसी सेक्शन से रिलेट करती है, तो उसे बोलते हैं प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर दिस एंड दैट। हालांकि जो सेक्शन नंबर 2 है उसके ब्रैकेट में जो नंबर लिखा जाता है उसे हम सब सेक्शन की जगह क्लॉज पढ़ते हैं। एनुअल फाइनेंस एक्ट जो है बजट के साथ प्रेजेंट होता है और हर साल हमारे इनकम टैक्स एक्ट को चेंज करते रहता है हमारा इकोनॉमिक सिनेरियो देखकर। भाई ज्यादा टैक्स की छूट देनी है, कम देनी है, कोई बदलाव करना है, तो हमेशा हर साल हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू बदलाव लाते रहते हैं। जो इनकम टैक्स एक्ट में बातें लिखी गई है कि आपको ऐसे टैक्स देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना चाहिए, आपको रिटर्न भरनी चाहिए, तो वो रिटर्न का फॉर्मेट क्या होगा, वो रिटर्न कैसे सबमिट होगी, गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचेगी, उसका प्रक्रिया क्या होगा, वो सारी बातें जो है इनकम टैक्स रूल्स में लिखी जाती है, जो कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आता है। यानी डायरेक्ट टैक्स वाला जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, जिसके भीतर जो है इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह सब लोग आते हैं, वो वाला जो CBDT है, डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस मिनिस्टर का, वो डिपार्टमेंट रूल्स बना सकता है इनकम टैक्स के ऊपर। वो डिपार्टमेंट चाहे तो जहां पर एक्ट में कंफ्यूजन है उसके लिए सर्कुलर्स भी निकाल सकता है, और अगर गवर्नमेंट चाहे कि मुझे तुरंत एक्ट को बदलना है, तुरंत बदलना है, तो वो नोटिफिकेशन निकाल सकती है। आपके लिए 30 अक्टूबर तक की नोटिफिकेशन है, 31 अक्टूबर मान लीजिए, सारी नोटिफिकेशन आपके लिए मई अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल रहेगी, और 30 अप्रैल तक की जो नोटिफिकेशन है वो आपके नवंबर अटेम्प्ट तक एप्लीकेबल रहेगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट फाइनेंस एक्ट आता है वो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। यानी थोड़ी बहुत चेंजेस हमेशा आते रहते हैं। अगर कहीं ना कहीं विवाद है और डिपार्टमेंट और असेसी यानी जिसको टैक्स देना है एक तरह से, वो समझ लीजिए, दोनों के बीच में अगर विवाद होता है और हम एक्ट को बोलते हैं कि नहीं हमें ऐसे समझ में आ रहा है, वो कहते हैं नहीं एक्ट का मीनिंग ये है, दोनों विवाद करके कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में उसके फैसले आते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उसके डिसीजन को हम मान सकते हैं। हाई कोर्ट का डिसीजन उस स्टेट में माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट का पूरी कंट्री में माना जाता है, तो वो कोर्ट करके हम डिसीजन का रेफरेंस दे सकते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स में। बट ये सीए फाइनल में आपको पढ़ाया जाता है, और जब तक हमारा एक्ट बदलता नहीं है और उन विवादित मुद्दों पर हमारा एक्ट जो है क्लैरिफिकेशन नहीं लाता है,
यानी कि उसमें कोई अमेंडमेंट वगैरह नहीं आती है, तब तक हम कोर्ट का केस का रेफरेंस देते रहते हैं। ये तो थी आपकी रिवीजन। अब बात करते हैं कि भाई आपको इनकम टैक्स तो देना है, पर वो इनकम टैक्स आपको देना किस पर है? आपको इनकम टैक्स देना होता है टोटल इनकम पर। अच्छा, यानी हर जगह से जो इनकम आ रही है उस पर देना होता है? द आंसर इज नो। हर जगह से जो इनकम आ रही है उस पर तो देना होगा, पर यहां पर जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें टोटल इनकम का एक मतलब बताया गया है। जो सेक्शन 2 है ना सर डेफिनेशन का, उसमें हर चीज का डेफिनेशन बताई गई है। टोटल इनकम का एक मतलब होता है, तो आपको सबसे पहले टोटल इनकम निकालनी आनी चाहिए, और टोटल इनकम निकालनी आपने सीख ली तो उस टोटल इनकम पर आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। बस अगर आप इतना सीख लेंगे तो समझ जाना कि आपका 60 नंबर का इनकम टैक्स हो गया। अच्छा, बस यही सीखना है क्या? बिल्कुल यही सीखना है आपको। आप बात बताइए, आपके पास कोई बंदा आता है और वो कहता है कि भाई मेरे रिटर्न भर दो, तो रिटर्न आप कब भर सकते हो? जब आपको उसकी टोटल इनकम निकालनी आती है और उसका कितना टैक्स बनता है वो निकालना आता है। इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो तो एक प्रोसीजर फॉलो करना है कि भैया आपकी टोटल इनकम निकाल दी, उस पर मैंने टैक्स कैलकुलेट कर दिया, टैक्स जमा करवा दिया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे बस वो फाइल करना है, एक रिटर्न का फॉर्म है, उसमें मेरे को शो करना है कि भैया इतना टैक्स बनता था, इतना पे कर दिया, इतना और बनता है पे कर देंगे, और वो चीज आप शो कर देते हैं रिटर्न में, रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो रिटर्न फाइल तो लास्ट स्टेज है, पर वो कब आप कर पाएंगे? जब आप टोटल इनकम निकाल पाएंगे, टोटल इनकम पर टैक्स निकाल पाएंगे। तो क्या सर हमें बस इतना ही करना है क्या? इतना ही सीखना है क्या? जी हाँ, आपको बस इतना ही सीखना है, और आपका 60 मार्क्स का सीए वालों के लिए और 100 मार्क्स का सीएमए वालों के लिए इनकम टैक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको आज की क्लास में टोटल इनकम निकालना सिखा दूंगा। टोटल इनकम कैसे निकालते हैं उसका प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा, और फिर जो एक एक चीजें होगी, एक एक हेड होगा, वो हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे, और फिर आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला काम जो होता है वो होता है डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस। सर ये क्या चीज होती है? ये क्या बला है? जितने भी लोग हैं हमारी कंट्री में, चाहे वो लोग हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, चाहे वो फर्म हो, एलएलपी हो, मतलब कोई भी है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी हो, सभी लोग कवर्ड होते हैं यहाँ पर, जैसे हम पर्सन की डेफिनेशन में भी पढ़ेंगे। उनका निकलता है हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस। मतलब कि रेजिडेंशियल स्टेटस जो है एवरी ईयर देखना पड़ता है। अगर जो बंदा रेजिडेंट होता है, यूं समझ लीजिए कि उसकी इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों पर उसे टैक्स देना होता है। रेजिडेंट का मतलब जो आमतौर पर उस पर्टिकुलर साल में इंडिया में रहता है, उसे अपनी इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम दोनों पर टैक्स देना पड़ता है। और जो इंसान इंडिया पर आमतौर पर नहीं रहता, मैक्सिमम टाइम इंडिया के बाहर रहता है, तो वो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए नॉन रेजिडेंट होता है, और नॉन रेजिडेंट को सिर्फ इंडियन इनकम पर टैक्स देना होता है, फॉरेन इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं देना होता। यानी जो इनकम बाहर कमाई है, बाहर मिली है उसे इनकम, वो फॉरेन इनकम होती है, और नॉन रेजिडेंट को उस पर टैक्स इंडिया में नहीं देना पड़ेगा, रेजिडेंट को दोनों इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो रेजिडेंट आमतौर पर इंडिया में रहता है और बाहर इनकम कमाई उसने अगर थोड़ी बहुत, तो बाहर वाली गवर्नमेंट तो टैक्स ले ही लेगी और हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स ले लेगी। जी हाँ, उसे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में कवर किया जाता है। डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है और कैसे गवर्नमेंट उस पर रिलीफ देती है, वो सब चीजें सीए फाइनल में है, अभी आपके कोर्स में नहीं है। इंटरनेशनल टैक्सेशन में वो सब पढ़ेंगे, बहुत हायर कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए समझ लीजिए कि सबसे पहले जो है रेजिडेंशियल स्टेटस आपको निकालना है। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब सिटीजनशिप नहीं है, ये मैं आपको अभी फिर से बता देता हूं। मतलब आप इंडिया कंट्री में बॉर्न हो सकते हो, इंडिया के सिटीजन हो सकते हो, पर आप पूरे साल इंडिया के बाहर रहते हो तो उस साल आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं माने जाओगे। अगर आमतौर पर आप इंडिया में रहते हो उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, उस पर्टिकुलर साल में, तो उस साल की जो इनकम होगी उसमें आपकी इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम दोनों पर टैक्स लगेगा। ये हमने कॉन्सेप्ट कर लिया है। हालांकि रेजिडेंशियल स्टेटस का अलग चैप्टर है, उसमें डिटेल में सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने आपको मोर देन 50% तो पूरा चैप्टर यहां पर ही करवा दिया। अब आपको रेजिडेंशियल स्टेटस आपको एक बार पता लग गया कि भाई वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, उस पर्टिकुलर साल में हर साल चेक होता है। तो फिर आप क्लासीफाई करते हैं, उसकी जितनी भी इनकम आ रही है उसे 5 हेड्स में आप क्लासीफाई कर देते हैं। भाई या तो इनकम जो है एम्प्लॉयर से मिलेगा सैलरी,
कहीं पे जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, दफ्तर जाते हैं, एम्प्लॉयर से पैसा मिलता है, उसे सैलरी बोलते हैं, तो या तो सैलरी मिल रही होगी उस बंदे को, या फिर उसे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही होगी। अच्छा, घर से जो हम घर बेच देते हैं तो इनकम आती है, वो वाली इनकम? जी नहीं, हाउस प्रॉपर्टी से रेगुलर इनकम आती है, यानी कि रेंटल इनकम आती है, वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। या तो जॉब करके सैलरी का पैसा कमाया जा सकता है, या फिर हाउस प्रॉपर्टी को, यानी बिल्डिंग को, घर को, हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ाकर पैसा कमाया जा सकता है। हालांकि आपके इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 से ज्यादा हाउस अपने पास रखोगे तो उसके बाद आप चाहे ज्यादा वाले हाउसेस में कोई रहे भी ना, रेंट पर चढ़ाओ भी मत, पर हम तो मानेंगे कि आपने रेंट पर चढ़ाया है, उस इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे और उस पर टैक्स भी वसूल करेंगे। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, वो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में हम देखेंगे। पर 2 हाउस तक आप रख सकते हो, कोई नुकसान आपको नहीं होएगा, कोई टैक्स उस पर नहीं देना पड़ेगा। सैलरी से पैसा आ सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ सकती है, आप बिजनेस कर सकते हैं। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी, आप लोग बिजनेस कर कर पैसा कमा सकते हैं, प्रोफेशन से पैसा कमा सकते हैं। मतलब अगर सीए एक अपनी प्रैक्टिस कर रहा है फर्म खोलकर, तो उसकी जो इनकम आएगी वो पीजीबीपी इनकम होगी। ये पीजीबीपी इनकम निकालते कैसे हैं, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते कैसे हैं, ये सैलरी की इनकम निकालते कैसे हैं, इन सभी के अलग अलग चैप्टर हैं। अगर आप किसी कैपिटल एसेट को बेच देते हैं और उस पर कैपिटल गेन आता है या कैपिटल लॉस आता है, यानी बेचने पर फायदा हो गया या बेचने पर नुकसान हो गया, किसको? कैपिटल एसेट को, तो उससे जो इनकम आती है उसे कैपिटल गेन बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है उससे जो रेगुलर इनकम आती है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। पर अगर हाउस प्रॉपर्टी को आप बेच देते हो, सेल कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो और उसको बेचने से आपको गेन आता है, मतलब जितने पर खरीदा उससे ज्यादा पर बेच दिया तो गेन आ गया, वो आपका कैपिटल गेन की इनकम होती है। घर के साथ साथ जो शेयर होते हैं, सिक्योरिटीज होते हैं, उसे भी हम कैपिटल एसेट बोलते हैं। और बहुत सारी चीजों को हम कैपिटल एसेट बोलते हैं जिनके बेचने पर जो गेन आता है या लॉस आता है वो इस चैप्टर में टैक्सेबल होता है। इनकम टैक्स वाले बड़े शातिर हैं, उन्होंने कहा भैया अगर आप जॉब से पैसा नहीं कमा रहे, अगर हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल नहीं कमा रहे, अगर बिजनेस या प्रोफेशन नहीं कर रहे, कैपिटल एसेट को बेचकर पैसा नहीं कमा रहे, तो इसके अलावा कहीं से भी आपकी इनकम आएगी उसे हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर देंगे। यानी आप कहीं से भी पैसा ले आओ सर, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, और उसके हिसाब से उसकी जो इनकम है, इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम, उसे आप क्लासिफाई करेंगे इन 5 हेड्स में। ये 5 हेड्स के आपके अलग अलग चैप्टर हैं कि भैया सैलरी की इनकम कैसे निकालें, हाउस प्रॉपर्टी की कैसे निकालें, पीजीबीपी की कैसे निकालें, कैपिटल गेन की कैसे निकालें, अदर सोर्सेज की कैसे निकालें, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। आपको ये 5 हेड की इनकम निकालनी होगी उस पर्टिकुलर बंदे के लिए, डिपेंडिंग ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस। और फिर आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 5 हेड की इनकम निकालेंगे। जब आप 5 हेड की अलग अलग इनकम निकालेंगे तो उन पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ कुछ इनकम पर दे रखी होगी छूट, जिसे बोलते हैं एग्जेम्पशन, कि भैया ये वाली इनकम एग्जेम्प्ट है। इंडियन कंपनी से अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो वो डिविडेंड जो है 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है। आपको अगर अपने एम्प्लॉयर से एचआरए का अलाउंस मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, तो कुछ अमाउंट तक एग्जेम्प्ट है। यानी जो भी चीजें हम पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी जिसमें कुछ अमाउंट आपकी एग्जेम्प्ट हो सकती है, या तो पूरी अमाउंट एग्जेम्प्ट हो सकती है या फिर कुछ पर्टिकुलर लिमिट तक एग्जेम्प्ट हो सकती है। तो वो सारी चीजें आपकी एग्जेम्पशन है। और जो है चैप्टर्स में कई डिडक्शंस भी दे रखी है। जैसे आपके सैलरी के चैप्टर में बोला गया है कि आप सैलरी कमाते हैं तो कमाने के लिए मान लेंगे कि आपका 50,000 रुपए का खर्चा लगता है, तो जो भी सैलरी इनकम आएगी उसमें से आप 50,000 माइनस कर सकते हैं, जिसे हम डिडक्शन बोलते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर की। यानी जब भी हम इन 5 हेड्स में इनकम कैलकुलेट करेंगे तो जो भी एग्जेम्पशन है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, यानी जिस पर टैक्स नहीं लगता, उसे हटाकर कैलकुलेट करेंगे। जो डिडक्शन मिल सकती है इन पर्टिकुलर चैप्टर में वो डिडक्शन करने के बाद कैलकुलेट करेंगे, और फिर जो है हम इन 5 को ऐड कर देंगे, 5 इनकम को हम ऐड करेंगे। पर एक बात का हमें ध्यान रखना है, और वो बात है क्लबिंग ऑफ इनकम। मतलब आपका इनकम टैक्स बोलता बड़ी आसानी से बातें हैं,
पर जब बहुत ज्यादा बातें बोल देते हैं तो लगता है इतनी सारी बातें बोल दी है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। वैसा ही पॉइंट यहां पर आ रहा है क्लबिंग ऑफ इनकम। जी, क्लबिंग ऑफ इनकम जो है दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप चालाकी करने की कोशिश करेंगे, मान लेते हैं कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है और आपने क्या किया, आपने हाउस प्रॉपर्टी जो है अपने माइनर चाइल्ड के नाम करवा दी। तो माइनर चाइल्ड के नाम हाउस प्रॉपर्टी करवा दी है, या चलो ये भी नहीं मानते, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास बहुत सारे जो पैसे हैं उसकी अगर आप एफडी कराएंगे तो फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट आएगा। अब जो फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट आएगा वो आपके लिए सैलरी नहीं है, वो आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपका बिजनेस नहीं है, आप धंधा थोड़ी करते हैं एफडी में डालने का, आपके लिए कैपिटल गेन नहीं है, आपके लिए अदर सोर्सेज की इनकम है। तो जब आप एफडी कराएंगे, 5 लाख रुपए की एफडी करा दी, उसका 7% का इंटरेस्ट आ रहा है, कितना बताइए बताइए, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 7% आएगा 35,000 रुपए साल का। तो आप चाहते हैं कि ये 35,000 रुपए मेरे लिए टैक्सेबल ना हो, तो आप क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट जो है बंदा अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर कर देता है, यानी वाइफ को पैसे दे देता है कि भाई तू एफडी करा ले, तेरी कोई इनकम आ नहीं रही है। वाइफ हस्बैंड को भी कर सकती है, हस्बैंड वाइफ को भी कर सकता है, कोई भी, इसे हम स्पाउस बोलते हैं। हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, नाम क्या है, स्पाउस। तो मान लेते हैं हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पैसा दे दिया और कहा कि इसकी एफडी करा ले अपने नाम से, अब उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो तो तेरी इनकम होगी क्योंकि तेरे नाम से एफडी हुई है। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं ये चालाकी नहीं चलेगी, हमारे साथ आप चालाकी करने की कोशिश करेंगे, नहीं चलेगा सर। वो कहते हैं कि आप अगर अपने पैसे वाइफ को ट्रांसफर कर देते हैं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, कोई एसेट अपनी वाइफ को दे देते हैं, तो उस एसेट से जो पैसा आएगा वो हस्बैंड के लिए ही टैक्सेबल होगा, यानी आपके लिए इंडिविजुअल के लिए ही टैक्सेबल होगा, उसकी स्पाउस के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। उसे बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। और इस क्लबिंग ऑफ इनकम में आपको बताते हैं जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके नहीं है मतलब किसी के भी हैं, माइनर चाइल्ड हैं, अगर वो अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं तो वो उनके लिए टैक्सेबल होगा। और अगर अपनी स्किल से पैसा नहीं कमाते, देखिए स्किल की बात हो रही है, मजदूरी की बात नहीं हो रही है, माइनर चाइल्ड से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, पर स्किल से तो पैसा कमाया जा सकता है ना। सीरियल देखते हो, एडवर्टीजमेंट में देखते हो, बच्चे आते हैं छोटे छोटे, वो अपनी स्किल टैलेंट से डांस करके, सिंगिंग करके पैसा कमा रहे हैं, तो उनके स्किल से जो पैसा आएगा वो इन्हीं के लिए टैक्सेबल होगा। बट स्किल्स के अलावा अगर कोई पैसा आएगा तो वो क्लब हो जाएगा पेरेंट्स की इनकम में, जो पेरेंट्स सबसे ज्यादा इनकम कमाता है। यह है क्लबिंग के प्रोविजन कि मानो ना मानो आपकी इनकम माननी ही पड़ेगी, आपको अपनी इनकम में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपकी एक चीज और होगी, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज। ये क्या मतलब है समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप सैलरी से पैसा कमा सकते हैं, आप हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमा सकते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आप बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं, आप कैपिटल गेन से कमा सकते हैं, आप अदर सोर्सेज से पैसा कमा सकते हैं। मान लेते हैं आपने सैलरी से पैसा कमाया 1 लाख रुपए, आपने हाउस प्रॉपर्टी से पैसा कमाया 50,000 रुपए, और आपने बिजनेस से लॉस कमाया 30,000 रुपीज, आपने कैपिटल गेन से लॉस कमाया 20,000 रुपीज। क्या बोल रहे हो सर, आपने अदर सोर्सेज से इनकम कमाई 50,000 रुपीज। अब बताओ कि क्या ये वाला लॉस जो है मैं इस इनकम के साथ एडजस्ट कर दूं, क्या मैं सेट ऑफ कर दूं? एक में प्रॉफिट आ रहा है, एक में गेन आ रहा है, एक में लॉस आ रहा है, उनको एडजस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये हम पढ़ेंगे सेट ऑफ लॉसेस के चैप्टर में और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस के चैप्टर में। मतलब कि अगर ये आप एडजस्ट कर सकते हो तब तो ठीक है, पर अगर वहां पर बोल रखा है कि एडजस्ट करना अलाउड नहीं है, इन केस एडजस्ट करना अलाउड नहीं है, तो आप इसे अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगले साल जो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन की इनकम आएगी उस इनकम से आप एडजस्ट कर पाएंगे और इसे आप आने वाले 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जब भी इनकम है एडजस्ट कर लेना सर। तो ये बहुत सारे प्रोविजन हैं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के, जिसमें 2 चीजें होती है। एक ऐसा है कि आपके एक बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है, दूसरे बिजनेस से लॉस आ रहा है, दोनों को आपने एडजस्ट कर दिया, इसे बोलते हैं इंट्रा हेड सेट ऑफ। इंट्रा हेड सेट ऑफ यानी सेम हेड के अंदर सेट ऑफ आप कर रहे हैं। इंट्रा स्कूल कंपटीशन, स्कूल के अंदर बहुत सारे आपकी कंपटीशन ग्रुप्स हैं,
ग्रुप्स बने हुए हैं, हाउसेज बने हुए हैं, उनके बीच में कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन, एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रा हेड सेट ऑफ करते हैं और इंट्रा हेड सेट ऑफ के बाद भी लॉस बच जाता है तो दूसरे हेड के साथ एडजस्ट करना अलाउ किया गया है, जिसे बोलते हैं इंटर हेड सेट ऑफ, दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ करना। अगर आप दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ भी नहीं कर पाते हैं, बच जाता है लॉस आपका, तो उसके बाद आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लॉस को और अगले साल आप सिर्फ और सिर्फ सेम हेड के साथ ही एडजस्ट कर पाते हैं। ये जनरल प्रोविजंस हैं। बाकी चीजें उस चैप्टर में पढ़ेंगे सर। अगर सारी बात ही आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि भैया सैलरी के अंदर क्या क्या चीजें बता दो, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी बताओ, पीजीपी के अंदर, कैपिटल गेन अंदर, अदर सोर्सेज के अंदर बता दो क्या क्या है, एग्जेम्पशन डिडक्शन बता दो क्या क्या होती है, क्लबिंग में क्या क्या लिखा है बता दो, सेट ऑफ में क्या लिखा है बता दो, तो बस आपका एक ही दिन में सारा इनकम टैक्स कंप्लीट करवा दें क्या? द आंसर इज आराम आराम से करेंगे, एक एक चैप्टर को पिक करेंगे। पर मैंने आपको आइडिया दिया है कि आप इनकम टैक्स में टोटल इनकम निकालते कैसे हैं। आपने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन भी लगा दिए जो एडजस्टमेंट करनी थी, और उसके बाद जब आप एडिशन करेंगे तो आपकी टोटल इनकम नहीं आएगी, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। इसे हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, जो पांचों हेड से उनकी इंडिविजुअल एग्जेम्पशन डिडक्शन के बाद, क्लबिंग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के बाद जो टोटल करके इनकम आती है उसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम को टोटल इनकम बनाने के लिए आपको डिडक्शन दी जाती है, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। एक तो डिडक्शन है जो इंडिविजुअली चैप्टर में गिवन है कि इस चैप्टर में क्या डिडक्शन आपको मिलेगी, एक है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, यानी ग्रॉस टोटल इनकम से आपको क्या डिडक्शन मिलेगी, जिसमें आपके बहुत सारे आते हैं सर, पीएफ में पैसा डाल दो छूट मिल जाएगी, म्यूचुअल फंड में डाल दो, शेयर में डाल दो छूट मिल जाएगी, इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। वो यही है आपका सेक्शन डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, जिसके बारे में आपने सुना है। ग्रॉस टोटल इनकम से अगर हम डिडक्शन माइनस कर देते हैं तो फिर आपकी आती है टोटल इनकम, जिसे आप राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में। यानी कि अगर आपकी टोटल इनकम आई है 2,50,107 तो आप इसे 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ कर देंगे तो ये बन जाएगी 2,50,110। मतलब कि टोटल इनकम को आप हमेशा 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करने के बाद ही लिखेंगे। यहां तक का प्रोसीजर समझ में आ गया कि टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आ गई है? अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको आज की क्लास में मैं करवाने वाला हूं, वो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, हाँ जी, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। तो इनकम टैक्स जो कैलकुलेट हम करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बता दो तो हमारा पूरा इनकम टैक्स एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ने बाकी रह जाएंगे। इनकम टैक्स अगर दोस्तों आपको कैलकुलेट करना है तो वो आपका हर साल का कैलकुलेट होता है, और हर साल को हम बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट में प्रीवियस ईयर। हर साल इनकम टैक्स जो कैलकुलेट होता है उस साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, वैसे 31 मार्च को खत्म होता है अगले वाले। मैं 18-19 साल की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये नोट्स जो हैं पिछले साल के हैं, हालांकि इसमें चेंज कुछ नहीं हुआ है। तो यहां पर आप लिखेंगे प्रीवियस ईयर, हम जो पढ़ रहे हैं वो है 1920, जो आपके मई 2020 में एप्लीकेबल होगा, नवंबर 20 में एप्लीकेबल होगा, और अमेंडमेंट के बाद जो एंड में आ जाएगी मई 21 नवंबर 21 में एप्लीकेबल होगा। हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। प्रीवियस ईयर तो समझ में आ गया, जिस ईयर में हमने इनकम अर्न करी है या जिस हम ईयर की इनकम का टैक्स देने वाले हैं वो आपका प्रीवियस ईयर होता है। इंग्लिश डिक्शनरी में होता है पिछला साल, इनकम टैक्स एक्ट में होता है प्रीवियस ईयर का मतलब वो वाला साल जिसकी इनकम आप निकाल रहे हैं, जिसकी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना है। आपके लिए प्रीवियस ईयर 1920 है जो चल रहा है, तो 1920 साल की आपको इनकम निकालनी है, और जिस साल आप फाइनल टैक्स पे करते हैं, रिटर्न भरते हैं, वो आपका होता है असेसमेंट ईयर, तो वो आपका आ जाएगा असेसमेंट ईयर 2021। यानी प्रीवियस ईयर 1920 के लिए असेसमेंट ईयर कितना है 2021। प्रीवियस ईयर का मतलब ऐसा हो जाता है कि असेसमेंट ईयर से देखा जाए तो पिछला वाला साल उसका, पर एक्चुअली में जिस साल की आप इनकम निकाल रहे हैं उसी को प्रीवियस ईयर बोलते हैं, जो कि हमारे लिए है 1920, और 2021 उसका है असेसमेंट ईयर, यानी जिस साल आप उस इनकम पर फाइनल टैक्स पे करते हैं, रिटर्न भरते हैं। जो इनकम टैक्स निकालना होता है दोस्तों, वो ऐसा नहीं होता कि आपने टोटल इनकम को एक रेट से मल्टीप्लाई किया इनकम टैक्स आ गया, ऐसा नहीं होता। आपको इनकम टैक्स अगर निकालना है वाकई में तो वो दो तरीकों से निकल सकता है। एक होता है
एक होता है टैक्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इनकम, एक होता है टैक्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इनकम, और एक होता है इनकम टैक्स कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पर्सन। मतलब इनकम टैक्स एक्ट में गिनी चुनी इनकम लिख दी है कि अगर आपकी कुछ इनकम आई है, कुछ पर्टिकुलर इनकम आई है, तो उस इनकम पर तो आपको स्पेसिफिक रेट पर टैक्स देना होगा। मान लेते हैं आप लॉटरी कमाते हैं, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, केबीसी से इनकम आती है, भाई आंख बंद करके 30% का टैक्स देना पड़ेगा। यहां पर कोई सेट ऑफ वेट ऑफ नहीं चलेगा आपका, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड जो भी पढ़ाया था आपको मैंने। कुछ ऐसी इनकम है जहां पर आपको आंख बंद करके टैक्स देना ही पड़ेगा स्पेशल रेट पर, तो उस इनकम पर तो हम स्पेशल रेट पर टैक्स दे देते हैं। ऐसी कुछ ही इनकम है, 5-6 इनकम है, ज्यादा नहीं है, 4-5 ही इनकम है, आपको याद करनी पड़ेगी जिन पर स्पेशल रेट पर टैक्स लगता है। और उसके अलावा जो बाकी इनकम बच गई, जो टोटल इनकम है उसमें से आपने वो स्पेशल रेट वाली इनकम अलग निकाल दी, तो जो बाकी आपकी नॉर्मल इनकम बच गई है उस पर हम टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से टैक्स देते हैं। टाइप ऑफ पर्सन में पर्सन का मतलब क्या होता है वो यहां पर देखेंगे। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 31 में लिखा है, सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन का सेक्शन है, उसमें लिखा है क्लॉज 31 में, पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन में ये लोग आते हैं। जैसे ही आपने वर्ड देखा इंक्लूड्स, तो मेरे दिमाग में फिर से एक घंटी बज गई कि स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि जो डेफिनेशन होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है इनक्लूसिव डेफिनेशन, एक होती है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एक होती है हाइब्रिड डेफिनेशन। राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है, जल्दीबाजी में लिख रहा हूं। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है जो स्टार्ट होती है इट इंक्लूड्स, ये कह रहे हैं कि इट इंक्लूड्स दिस 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 दिस, कुछ आइटम्स के नाम लिख दिए हैं, पर इसका मतलब होता है कि इट इंक्लूड्स दिस पर्टिकुलर आइटम, और जो इनसे मैच खाता होगा, मेल खाता होगा, सिमिलर नेचर का आइटम होगा, वो भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये एक ओपन डेफिनेशन होती है जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स दे दिए कि ये चीजें इंक्लूड होती है इस डेफिनेशन में, और सिमिलर नेचर की कोई और चीज आएगी वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का मतलब होता है इट मीन्स, कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की डेफिनेशन, अगर इंडिया की डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन बना दी कि इंडिया का मतलब क्या है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो फिर तो हम इंडिया को बढ़ाते रहेंगे, चलो और भी कंट्री जोड़ लेते हैं, इंक्लूड होता है, इनका भी नेचर सेम है, इनको इंक्लूड कर लेते हैं। जी नहीं, इंडिया की डेफिनेशन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है कि इंडिया का मतलब ये है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाइब्रिड डेफिनेशन आपकी होती है जो स्टार्ट होती है मीन से, बट मीनिंग समझाने के बाद लिख देते हैं कि ये इंक्लूड करती है ये वाली चीजें, तो ये भी एक तरह से इंक्लूसिव डेफिनेशन हो गई, क्योंकि मीन्स के बाद इन्होंने इंक्लूड्स लिख दिया, तो इसमें भी और प्रकार की चीजें इंक्लूड हो सकती है जिसका नेचर इन चीजों से मेल खाता है। यहां पर देखते हैं दोस्तों कि पर्सन में क्या क्या इंक्लूड होता है, जो कि एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। आप चाहें तो नोट्स में लिख सकते हैं, वैसे पढ़ाई का हिस्सा नहीं है, बुक में नहीं दे रखा, आपको एक्स्ट्रा बातें बताइए। इंडिविजुअल जो है हमारा इंसान, जो आमतौर पर हम लोग हैं, इंडिविजुअल है ना, हम इंसान है, इंसानों की बात करी जा रही है, वो इंडिविजुअल में आते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी ऐसी फैमिली जो एक फैमिली बिजनेस चला रही है, फैमिली का बिजनेस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बैंक अकाउंट अलग खुलता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पैन जो होता है, पैन नंबर आपने सुना होगा, अलग से लेना पड़ता है, और हिंदू अनडिवाइडेड के लिए हम उसे टैक्सेबल कर सकते हैं, टैक्स निकाल सकते हैं। अपने नाम पर पैसा कमाते हैं इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो वो आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक और पर्सन हो गई। कंपनी आपको मालूम ही है, कंपनी एक टाइप की पर्सन होती है जो पैसा कमा सकती है। एक है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी जो ये सारे पर्सन है ना, अगर ये मर्ज कर कर कोई बिजनेस करें, कि मान लेते कि इंडिविजुअल जो है कंपनी के साथ मर्ज होकर कुछ काम कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है सर, पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है, आमिर खान का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, आमिर खान छोड़िए, अब तो प्रभास का एग्जाम्पल देता हूं आपको। बाहुबली के बाद जब साहो मूवी आई है, तो साहो में जो प्रोडक्शन कंपनी है वो एक कंपनी है, उसके साथ प्रभास ने, जो साउथ के हमारे सुपरस्टार हैं, जो बाहुबली हैं, उन्होंने साहो मूवी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करा कि भैया हम दोनों मिलकर इस वेंचर को पार्टिसिपेट करेंगे, वेंचर में पार्टिसिपेट करेंगे, और हमारी जो है ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है।
जो भी प्रॉफिट आएगा मेरे नाम भी जाएगा, तुम्हारी कंपनी के नाम भी जाएगा। आमिर खान भी ऐसा एसोसिएशन कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब पर्सन का ग्रुप, झुंड मिलकर बिजनेस कर रहा है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अगर सिर्फ इंडिविजुअल इंडिविजुअल आपस में मिल जाएं और आपस में मिलकर उसे फर्म ना बनाए, फर्म में पार्टनर्स होते हैं, फर्म ना बनाए, फर्म का स्ट्रक्चर ना दें और आपस में इंडिविजुअल मिलकर कुछ काम करें, तो उसे हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोल सकते हैं। लोकल अथॉरिटी आपको मालूम है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा आपकी लोकल अथॉरिटी होती है। फर्म जो है, फर्म आपको मालूम ही है पार्टनरशिप फर्म्स होती है, उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी आ जाती है। और लास्ट कैटेगरी यहाँ पर दे दी, पॉइंट नंबर 8 ये होना चाहिए था, पॉइंट नंबर 7 ये होना चाहिए था। लास्ट कैटेगरी आपकी है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, यानी जो ऊपर वाली कैटेगरी में एक तरह से नहीं आया है और बच गया है, उस पर्सन को हमने डाल दिया आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। एग्जाम्पल दे दीजिए सर, भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। हाँ जी, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, कुछ भी है, मतलब जो दिखता नहीं है। अब उसके नाम पर अगर पैसा मिल रहा है तो उसको भी टैक्सेबल बना दिया, भगवान को भी पैसा देना पड़ेगा। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में क्लासिफाई करने के बाद पैसा देना पड़ेगा। हालांकि जब सीए फाइनल में जाओगे तो आप ये पढ़ोगे कि अगर उस पैसे को रिलीजियस काम के लिए यूज किया जाता है तो टैक्सेबल नहीं होता है, एग्जेम्प्ट किया जाता है, और अदरवाइज टैक्सेबल किया जाता है। पर वो आपके इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट नहीं है, फाइनल का कॉन्सेप्ट है। फिलहाल हमें जानना था कि पर्सन में कौन कौन आते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, इंडिविजुअल, हब, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, फर्म, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, और आने वाले टाइम में आएगा रोबोट्स, क्योंकि एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है तो उसमें रोबोट्स भी इंक्लूड कर लिए जाएंगे। जान के आपको ताज्जुब होगा सर, इंडिया के बाहर बहुत तरक्की हो चुकी है, रोबोट्स आने स्टार्ट हो गए हैं जो घर का काम करते हैं। रेस्टोरेंट में रोबोट्स को रखना स्टार्ट कर दिया है, इंसानों की जरूरत नहीं है, रोबोट सारा काम कर रहे हैं, तो उन पर भी इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा, उनकी इनकम पर भी टैक्स लगाया जाएगा, बट अभी नहीं, 50 साल बाद। हमने आपको फ्यूचर का बता दिया। पर्सन कौन कौन होते हैं, उन टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से जो है इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है, और कुछ इनकम ऐसी होती है जहां पर टाइप ऑफ इनकम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है। तो वो इनकम कौन कौन सी होती है वो यहाँ पर आप देखेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अरे ये क्या आ गया, अभी तक तो हमने कैपिटल गेन पढ़ा था, कुछ होता है कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से गेन आता है, उसे कैपिटल गेन बोलते हैं। पर ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एलटीसीजी, एसटीसीजी तो नए नाम आ गए हैं दोस्तों। अगर कैपिटल एसेट को आप अपने पास ज्यादा समय तक रखकर बेचोगे तो उससे आने वाले गेन को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। अगर कैपिटल एसेट को अपने पास कम समय तक रखकर बेचोगे तो उसे आने वाले गेन को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। उदाहरण के तौर पर आपने शेयर लिया है, शेयर एक कैपिटल एसेट है, 1 साल के विद इन बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ सकता है उससे, या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ सकता है। 1 साल से ज्यादा रखकर बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ सकता है। तो इसीलिए एलटीसीजी, एसटीसीजी जो होता है उन इनकम पर अलग रेट पर टैक्स लगता है, इनकम के हिसाब से टैक्स लगता है, टाइप ऑफ इनकम के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से टैक्स नहीं लगता। डिविडेंड इनकम जो है इंडियन कंपनी से मिल रही है, डोमेस्टिक कंपनी से मिल रही है, तो डोमेस्टिक कंपनी ने उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया होगा, ये भी एक प्रकार का टैक्स होता है, बाद में पढ़ेंगे, आप हो सकता है अकाउंटेंसी में भी पढ़ें इसको। तो डिविडेंड इनकम जो है डोमेस्टिक कंपनी से मिलती है, 10 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है, 10 लाख से ज्यादा मिलती है तो वो टैक्सेबल है और स्पेशल रेट पर टैक्सेबल है, 10% पर टैक्सेबल है। कुछ इनकम ऐसी होती है अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड मनी जिसे बयान नहीं किया जा सकता। एक इंसान है जो रिटर्न ही नहीं भरता है, पता लगता है कि 20 साल के बाद वो अपनी बेटी की शादी कर रहा है जिसमें 80 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। अनएक्सप्लेन्ड मनी, 80 लाख रुपए का खर्चा आया, इनकम टैक्स वाले शादियों में भी पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर पूछेंगे भाई साहब आपका क्या पैन नंबर है सर, जिसकी शादी हो रही है, जिसके पिताजी हैं जो खर्चा कर रहे हैं उनका क्या पैन नंबर है सर, अरे आपने तो रिटर्न ही नहीं भरी आज तक, 80 लाख रुपए आपके पास कहां से आए। अनएक्सप्लेन्ड मनी। अगर एक्सप्लेन कर पाए कि भाई मेरे बॉस ने पैसा खर्चा करा है, किसी ने लोन लिया है, जो भी एक्सप्लेन कर पाए, प्रूफ दिखा पाए, और जो असेसिंग ऑफिसर है जो वहां पर गया है वो उसे समझ पाएगा तो ठीक है, नहीं समझ पाएगा, बुद्धि सटिया गई तो बोलेगा भाई जितनी इनकम तेरी है उस पर तुझे टैक्स देना पड़ेगा, आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब वो तो तुझे कर ही बात करेंगे, आप कर बात नहीं करेंगे, वो इनकम टैक्स वाले लोग हैं, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा।
तो वो अनएक्सप्लेन्ड मनी भी है, इसका भी हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो टाइप ऑफ इनकम के हिसाब से जो इतनी ही होती है जो मैंने आपको लिखकर बताई, ज़्यादा टाइप की इनकम नहीं होती है। बाकी जो सभी इनकम बच गई है वो टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से इनकम टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इनकम एंड टाइप ऑफ पर्सन। यहां पर कहानी खत्म नहीं होती है। आपने इनकम टैक्स जरूर कैलकुलेट किया है, पर उस इनकम टैक्स में गवर्नमेंट कहती है कि अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो फिर हम टैक्स के ऊपर कुछ और टैक्स लगाएंगे जिसका नाम दे दिया सरचार्ज। जो ज्यादा अमीर लोग हैं उन पर हम टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगाएंगे और वसूल करेंगे, उसे बोलते हैं सरचार्ज। और जो हमारे गरीब हैं, ज्यादा पैसे नहीं कमाते, 5 लाख तक ही इनकम है, जिनकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, उन्हें दे देंगे हम रिबेट, जिसकी लिमिट है 12,500 रुपए। 5 लाख तक जो इनकम कमा रहा है तो 5 लाख जो होती है उसमें 2.5 लाख तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होती है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आगे पढ़ेंगे। बाकी 2.5 लाख पर 5% पर इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है जो आता है 12,500। और गवर्नमेंट जो है 12,500 की रिबेट देती है अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख है। दैट मीन्स कि अगर 5 लाख तक की टोटल इनकम है, डिडक्शंस के बाद अब आपको समझ में आ गया है, तो फिर उस इनकम पर आपका अल्टीमेटली टैक्स नहीं बनेगा, क्योंकि कम इनकम वालों को रिबेट दी जाती है, ज्यादा इनकम वालों पर सरचार्ज लगाया जाता है। और उसके बाद जो इनकम आफ्टर सरचार्ज रिबेट आता है उसमें जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाता है। अगर कोई टैक्स आया है तो रिबेट के बाद तो मुझे मालूम नहीं, कुछ बचेगा नहीं बचेगा, सारा रिबेट में निकल जाएगा। और 5 लाख से ऊपर की इनकम है तो रिबेट मिलेगा नहीं। तो उस केस में जो भी आपके पास आएगी इनकम, आप उसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे, जो कि सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए खर्च की जाएगी। हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए खर्च की जाएगी। ये पूरा काम झाम करने के बाद रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने से लेकर 5 हेड में इनकम निकालने तक, और उसमें डिडक्शन एग्जेम्पशन के बाद इनकम निकालने तक, उसके बाद जो है क्लबिंग करने के बाद, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने के बाद, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस करने के बाद जो टोटल इनकम आई है उसमें भी टाइप ऑफ इनकम अलग कर दिया आपने। जो इनकम स्पेशल रेट पर टैक्स होती है और बाकी इनकम को अलग कर दिया जो टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से टैक्सेबल होती है। दोनों पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करा, अगर उस पर सरचार्ज लगता है या रिबेट मिलती है वो भी आपने देख लिया, और फिर आपने उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दिया 4% का, तब आपको पता लगेगा भैया इतना पूरे साल का उस प्रीवियस ईयर का मुझे टैक्स देना है, और उसमें से आप माइनस कर देंगे जितना टैक्स ऑलरेडी आपका कट चुका है, जिसे बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस कट गया सर, और एडवांस टैक्स आपने पे कर दिया। जो टैक्स आपका कट गया उसे माइनस करने के बाद आप बाकी का पे कर देंगे। और अगर आपका टैक्स ज्यादा कट गया, इनकम नहीं बनती थी, तो उस केस में आपका इनकम टैक्स रिफंडेबल आ जाएगा। ये क्या होता है वो मैं आपको यहां समझा देता हूं। प्रीवियस ईयर की इनकम पर, जो कि आपकी 1920 ईयर की इनकम है, उस पर आपको टैक्स देना होता है असेसमेंट ईयर में, जो हम 2021 लेंगे। जिस ईयर में आपको टैक्स पे करना है वो आपका असेसमेंट ईयर है, जिस ईयर की इनकम पर टैक्स देना है वो प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स देना होता है, पर जिनकी इनकम पर ज्यादा टैक्स लगता है उन्हें बोला गया कि आप प्रीवियस ईयर में ही थोड़ा थोड़ा एडवांस टैक्स देते रहोगे एस्टिमेटेड इनकम पर, क्वार्टरली पे करते रहोगे एस्टिमेटेड इनकम पर, थोड़ा थोड़ा एडवांस टैक्स की फॉर्म में आप देते रहोगे। और दूसरा ये बोला गया इनकम टैक्स में जो प्रोविजंस हैं, सारे प्रोविजन बता रहा हूं, इसके अलावा कोई प्रोविजन नहीं आएंगे, सिर्फ उसकी बारीकी देखनी रह जाएगी, कॉन्सेप्ट सारे आपको बता देंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट कहते हैं कि अगर कोई पैसा दे रहा है और कोई पैसा ले रहा है, तो पैसा देने वाला अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा का पैसा दे रहा है तो वो पेई का पैन नंबर लेगा। पैन नंबर आप सभी को पता होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि एक इनकम टैक्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड है वैसे इनकम टैक्स के लिए पैन नंबर है, जो कि अब आधार नंबर भी यूज आप कर सकते हैं। तो पेयर अगर कोई पैसा यहाँ पर दे रहा है, पेई को एक अमाउंट से ज्यादा का दे रहा है पैसा, तो यहाँ पर इनकम टैक्स में प्रोविजन लगा दिए, भाई हमें भरोसा नहीं कि ये जो पेई है ये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में सारा शो करेगा और पैसा देगा, तो एक चेक लगा देते हैं कि अगर कोई भी इंसान 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट कर रहा है, 30,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट कर रहा है, तो फिर सामने वाले का पैन नंबर लेकर उस पर कुछ थोड़ा सा टैक्स काट के 10%, 2%, 1%, 5%, थोड़ा थोड़ा टैक्स काट के, अलग अलग इनकम पे थोड़ा थोड़ा कटता है, थोड़ा सा इनकम पर टैक्स काट कर गवर्नमेंट को पेयर ही जमा करा देगा। और गवर्नमेंट को बताएगा भाई ये मेरा टैक्स नहीं है, ये इस पैन नंबर वाले इंसान का टैक्स है जो कि मैंने आपको जमा करवा दिया है। मैंने इसको इतनी पैसे मेरे को देने थे और आपने कहा कि अगर आप बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हो किसी को
तो उससे पैन नंबर लेकर थोड़ा सा उसका टैक्स काट कर जमा करा दो और बाकी पैसे इसको दे दो। तब ये पेई जो है बोलेगा यार मेरा टीडीएस कट गया। मान लेते हैं कि आपने पेयर ने 1,00,000 रुपए दिए पेई को, 1,00,000 रुपए दिए पेई को और 10% का टीडीएस यहां पर काट लिया। अब 10% का टीडीएस काट लिया तो 90,000 रुपए ही पे किए होंगे, पर पेई बोलेगा मेरी इनकम तो 1,00,000 रुपए की है, 10,000 रुपए तो मेरे टैक्स के कट गए हैं। जब इनकम में इंक्लूड किया जाएगा तो 1,00,000 रुपए ही इंक्लूड किया जाएगा, पूरी इनकम निकाली जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम टैक्स निकाला जाएगा और जो टैक्स निकल कर आएगा सभी इनकम पर उसमें से हम माइनस कर देंगे जितना भी मेरा टोटल टीडीएस कट चुका है, कितना मैं ऑलरेडी एडवांस टैक्स पे कर चुका हूं, बैलेंस आ जाएगा कितना मुझे और देना है या मेरे को रिफंड मिलेगा। हाँ जी, होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपने जो है 10 लाख 20 लाख रुपए की कुछ एफडी करवाई हुई है, 10 लाख रुपए की एफडी कराई है, 7% मिलता है 70,000 रुपए का इंटरेस्ट। अगर किसी बंदे की 10 लाख रुपए पर 70,000 रुपए का ही इंटरेस्ट आ रहा है तो 2.5 लाख तक तो टैक्सेबल ही नहीं होता है। पर टीडीएस के प्रोविजन बोलते हैं कि भैया बैंक जो है वो 10% का टीडीएस काटकर 7,000 रुपए काटकर गवर्नमेंट को जमा कराएगा। आप अपनी हम इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, उसमें आप बोलेंगे यार मेरी 70,000 की इनकम आई थी, 63,000 की नहीं 70,000 की इनकम आई थी, टैक्स 0 बनता था, कट कितना गया 7,000 रुपए, रिफंडेबल आ जाएगा, 7,000 रुपए का आपको रिफंड मिल जाएगा। ये पूरा कामझाम आपका है और जब ये आप कामझाम कर लेंगे तो उसके बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न भर के गवर्नमेंट को बताना होगा भाई इतना सब तो हम कर चुके हैं। अब रिटर्न भरकर भी आपको बता देते हैं हमने क्या क्या किया है, कितना कितना पैसा कमाया, कितना टैक्स आपको दिया है। ये पूरा आपका इनकम टैक्स एक्ट है जो आपके कोर्स में है। यानी आपका कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है, एक तरह से आपका सिलेबस मैंने डिस्कस करा। रेजिडेंशियल स्टेटस आपका सिलेबस है, 5 हेड्स ऑफ इनकम जो है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबी, कैपिटल एंड अदर सोर्सेज, वो आपका चैप्टर है, सिलेबस के अंदर है। एग्जेम्पशन डिडक्शन चैप्टर की जो है क्लबिंग ऑफ इनकम है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है, क्या होता है आपको बताया। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद जो टोटल इनकम आती है उससे पहले डिडक्शन जो मिलती है उसका एक अलग चैप्टर है। टोटल इनकम में स्पेशल रेट पर टैक्स लगता है और आपका टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से लगता है उसका चैप्टर है। टीडीएस कट जाता है, एडवांस टैक्स होता है, उसका आपका चैप्टर है। और बस यही है, दैट्स इट, यही आपका इनकम टैक्स है। अगर आपने सीख लिया तो आप किसी भी इंसान की, किसी भी पर्सन की, पर्सन का क्या मतलब है, इंडिविजुअल, हब, कंपनी, ओबीबीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, फर्म और एलएलपी, आप इनकी इनकम निकाल सकते हैं। और रिटर्न भरना सीख लिया तो रिटर्न भरने का काम भी आप कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। अल्टरनेट डेज पर क्लास हो रही है, थोड़ा बिजी शेड्यूल है, मुझे 10 से 15 दिन दे दीजिए, बैच स्टार्ट हुआ है अभी। एक बार मोमेंटम बन गया तो हम फटाफट डेली बेसिस पर कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ये नोट्स को आप करेक्ट करना ना भूलिएगा। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ईयर 1920-2021 है और मैं भी इसको ठीक करके अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।